तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 2026 में हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो में मैं आपका हिंदी में पूरे के पूरे 50 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। अब आप कहेंगे सर जी, हिंदी का पेपर तो 100 नंबर का आता है और आप 50 नंबर ही बताएंगे। देखो बच्चों, आज हम हिंदी का जो पूरा खंड का होगा ना, उसको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और पूरे के पूरे 50 नंबर कंप्लीट करेंगे। देखो, अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसे ही आपको मैराथन क्लासेस की जरूरत है और ये हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, गारंटी है 50 नंबर तो उसका कंप्लीट है। बाकी खंड खा को भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा। इससे बाहर बच्चों कुछ नहीं आएगा और 2026 में हमारी 95% की गारंटी है। अब सबसे पहले देखो, हम क्या क्या आखिर इस वीडियो में पढ़ेंगे। आखिर हम आज पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक। देखो, आपके खंड का में टोटल कितने टॉपिक हैं? टोटल 7 टॉपिक हैं। ठीक है, आज हम 7 टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और ध्यान से ये वीडियो देखना। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि 10 नंबर के आते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे भाई, क्योंकि जब आपको पेपर मिलेगा ना, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ही दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में हम महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे 10 नंबर। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी, गद्यांश सॉल्व करना नहीं आता, कोई ट्रिक बताओ। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। फिर हम महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ेंगे, 10 नंबर का आता है। फिर हम किसी एक इंपॉर्टेंट लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, 5 नंबर। फिर एक कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, 5 नंबर। फिर एक कहानी पढ़ेंगे, 5 नंबर। और एटलीस्ट हम खंड काव्य पढ़ेंगे, 5 नंबर। टोटल ऐड करोगे ना, 50 नंबर आएगा मेरे भाई। टाइम भले ही लग जाए, आधे घंटे से ज्यादा की ये क्लास होगी, लेकिन जब तक आप टाइम नहीं दोगे बेटा, आपका टाइम नहीं बदल सकता। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, सबसे स्पेशल टॉपिक। और भैया, इस वीडियो में 4 टॉपिक ऐसे भी है ना जो 100% फिक्स होते हैं। जैसे कौन कौन से? लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य। ये 20 नंबर आपके 100% फिक्स हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा पढ़ना, ये भी ध्यान रखना। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना भैया, बहुत स्पेशल है। कितनी बार आपके एग्जाम में आया, खुद ही देख लो। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बताओ, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं कवि वचन सुधा के संपादक। ध्यान से समझना, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। एग्जाम आ रहा है, मेरे चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, फायदा आप ही का है मेरे भाई। नो इन्वेस्टमेंट, ओनली प्रॉफिट। दूसरा, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? 2016-2023 में आ चुका है भैया। जयशंकर प्रसाद की, रामकुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्याम सुंदर दास की? अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा। सिंपल सा है। चलो भैया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूरे 50 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार आ चुका है, 26 में इंतजार है और आएगा ही आएगा। ठीक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो भैया सिंपल है, द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं यहां से आपसे करने जा रहा हूं, फटाफट आंसर बताइएगा। बताइए, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चे पार्टी।
जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार कौन है? जीवन और दर्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद या रामवृक्ष बेनीपुरी? भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार। फटाफट इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना। हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर मैं और भी क्लासेज आपको दे चुका हूं। 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है। जाकर YouTube पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन, मैला आंचल किसका उपन्यास है? बताओ मैला आंचल ये किसका उपन्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल। 5 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन टोटल हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि और भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी जो भी आप पढ़ाते हैं उन सबका अगर नोट्स मिल जाता है, एक सीरियल वाइज सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चन मिल जाते, पेपर मिल जाता, इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाता। भैया सब कुछ मैं देता हूं। यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिलती हैं, बाकी हमारा एक ऐप है, प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर सर्च करना, ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर सबको दिया जाता है। व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको नोट्स और वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन उसमें आपको क्रैश कोर्स मिलेगा जब डाउनलोड करोगे, उसी को ज्वाइन करना है। सारे फीचर आपको उसमें मिलेंगे मेरे भाई। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी जानकारी चाहिए या नोट्स लेना है तो 9918332305 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे कांटेक्ट या कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अब समय नहीं है, मैं यही कहूंगा कि आप लोग फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों की तैयारी बेटर हो सके, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? हरिवंश पुराण, देवसेन, बिमल देव, पुष्पदंत, स्वयंभू? तो इसके रचनाकार है स्वयंभू। हरिवंश पुराण के जो रचनाकार है ना, जिनको इसने लिखा है ना, वो देखो स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? बताओ मैथिली शरण गुप्त जी का सबसे पहला काव्य संग्रह कौन सा है? अनघ, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज? भारत भारती जो है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है। एक क्वेश्चन और यहां से 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, बहुत ही सिंपल है, शायद सबको पता हो। कामायनी किसकी रचना है? फटाफट आंसर देना। दूसरा क्वेश्चन है यामा किसकी रचना है? दोनों का आंसर आपको देना है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों। 8वां, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो कामायनी रचना है इसमें कितने सर्ग हैं? चलो मैं बता देता हूं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। तो कितने सर्ग हैं? 9, 12, 15, 17। तो कामायनी महाकाव्य में टोटल 15 सर्ग हैं। तो 8 का तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा तो होता नहीं भैया कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, मुझे एक एक करके समझाना है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, इतना काफी है मेरे भाई। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैप्चर कर ले, बाकी क्या चाहिए जिंदगी के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 9 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताओ सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा या स्वर्ण किरण? तो इसका राइट आंसर होगा लोकायतन। सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना है लोकायतन, उनको उनकी इस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन, छायावाद युग की कृति है, इसमें से कौन सी रचना है जो छायावादी युग की है? बताओ फटाफट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा माइंड देखो। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचंद्र का। अरे भैया कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी युग के कवि। देखो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक और हैं, ठीक है। ये सब जो है ना
कामायनी, ये इन्हीं की रचना है, ठीक है, और ये होगी छायावादी युग की रचना। तो टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न तो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने होंगे, क्योंकि इसमें 100% तो फिक्स होता नहीं कि मैं बता दूं बच्चों यही पढ़ लो यही आ जाएगा। ऐसा कोई भी टीचर नहीं बता सकता कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए, दैट्स नॉट फिक्स। हाँ, बाकी टॉपिक हैं जिसमें फिक्स होते हैं, लेकिन इसमें नहीं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को परफेक्ट बनाती है। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, बाकी आगे बढ़ते रहो, जो होगा देखा जाएगा। चलो भैया चलते हैं गद्यांश पे। ये देखो आ गया गद्यांश आपके सामने। गद्यांश में क्या होता है, कुछ नहीं, 10 नंबर का पूछा जाएगा। एक गद्यांश आपको इतना बड़ा दे दिया गया, 2022 और 24 में आ चुका है। इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा, ठीक है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे जाकर ऐसे कॉपी में लिखना है, ये सब तो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें पेपर में सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो मैं इसको पढ़ता हूं, क्वेश्चन का आंसर ढूंढता हूं, फिर लिखना सिखाता हूं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भैया किस चैप्टर का है, देखते ही तुम पहचान गए होगे, और हम तो पहचान ही गए। देखो राष्ट्र आया है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है। कई बार इसमें आपको राष्ट्र और संस्कृत देखने को मिलेगा। तो ये किस चैप्टर का है, देखो यहां पे भी राष्ट्रीय आया है। तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर ये पहचान गए भैया ना, 2 नंबर आपका फिक्स है। 2 नंबर पक्का है, कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि पाठ का नाम लेखक का नाम भी पूछा जाता है। देखो पहला क्वेश्चन, उपरीत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर मिलेगा इसके लिए। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो जिसके नीचे रेखाएं हैं उसकी व्याख्या करनी है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसकी अपनी भाषा में व्याख्या कर दो। 3 लाइन में लिखा है, आप 5-6 लाइन में लिखकर काम खत्म कर दो, ठीक है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखो अभी मैंने बताया था, बस ढूंढो केवल। ये देखो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बस ये एक लाइन 2 नंबर आपको दिलाएगी। ये एक लाइन याद रखना मेरे भाई, ऐसे ढूंढ कर लिखना है। गद्यांश में कुछ नहीं होता, जो कुछ आपको दिमाग लगाना है वो लगाना है पद्यांश में। चलो अगला क्वेश्चन, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो देखो यहां पे दिया गया है, ये देखो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। बस यही एक लाइन लिख देना है। देखो सारी चीजें सिंपल होती है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का कीवर्ड लो, जैसे राष्ट्र का लोप था उसको इस गद्यांश में ढूंढो, वही लिख दो। बहुत इजी होता है। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 5वां, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो ये देखो भैया, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस ये एक लाइन, फिर 2 नंबर कंप्लीट। तो क्या मतलब इसमें है ही कुछ नहीं। चलो अब जब इसको हम लिखेंगे कॉपी में ना, सबसे पहले लिखेंगे राष्ट्र का तीसरा ... करके संस्कृति है। इसको लिखना जरूरी है, कॉपी में लिखना। पहले आप डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, फिर ऐसे राष्ट्र का ... करके संस्कृति है। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि गद्यांश 2 दिए जाते हैं, करना एक ही रहता है। आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, उपरीत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखो भैया सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं, संदर्भ अगर ना लिखना चाहे तो देखो लिख देना पाठ का नाम
राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। बस इतना लिख दो, 2 नंबर फिक्स, कोई नहीं काट सकता। आप ऐसे भी लिख सकते हो संदर्भ के रूप में, देखो ऐसे हेडिंग डालना, लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये लेखक का नाम, ये पाठ का नाम और 2 नंबर कॉपी चेक करने वाला कर देगा आपके नाम। बस हो गया, हो गया, सिंपल सा है कि नहीं है? तो ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, दैट्स ए सिंपल। वो दोनों तरीका सही है, 2 नंबर फिक्स। दूसरा देखो बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अरे भैया थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दो, मैं कहता रहता हूं यू आर आल्सो आर राइटर, आप खुद एक लेखक हो मेरे भाई, टेंशन कहां ले रहे हो। दूसरा ये थोड़ा बड़ा लिख देंगे, देखो ध्यान से, हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक अंग है। भैया जब दिमाग ही हमारे अंदर नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा अच्छे से, ठीक है? क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्ध निहित है। बस उसी लाइन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, काम हो गया, ठीक है? वहां 3 लाइन था, आपने 5-6 लाइन में लिख दिया, हो गया, 2 नंबर फिक्स हो गया। अब जरूरी नहीं है यही सेम लिखो, थोड़ा अपनी तरफ से भी मिक्सअप कर दोगे, नंबर मिल जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एकदम बुके वाला रट के चले जाओ, लिख दो, ठीक है? चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 2 क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर फिक्स। 3 नंबर, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है? वही हम लिखेंगे भी यहां पे। तीसरा देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये देखो 2 नंबर फिक्स, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते चलो। नोट्स चाहिए फटाफट प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करो, आप ही लोगों के लिए वो मैंने लॉन्च किया। चलो तीसरा, राष्ट्र। चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो इसका आंसर भी मैं बता चुका हूं, वही चीज हम यहां पे देखेंगे। कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो ये देखो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अभी मैंने ढूंढ कर बताया था, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, गद्यांश में मैंने ढूंढ के आपको बताया था, वही चीजें हम यहां पे लिख रहे हैं मेरे भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो और 10 नंबर कंप्लीट कर लो फटाफट। चलो ये हो गया। चलो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? बताओ। अभी मैंने वो भी बताया था, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। लो बच्चों 2 नंबर ये भी कंप्लीट। और कॉपी चेक करने वाला ऐसे देगा 10/10, मतलब पूरे नंबर, एक भी नंबर नहीं काट सकता। बाकी मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आप राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, निंदा रस, इन 4 चैप्टर के सारे गद्यांश पढ़ लो, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। चलो भैया अब चलते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पे। ये देखो पूरे के पूरे 10 नंबर के ये भाई साहब भी आते हैं भैया, और ये भी बहुत इजी है, बस आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए। देखो पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत और ये सारे चैप्टर आप पढ़ लेना, कुछ बाकी इसी में से आएगा। तो आज हमने लिया है कैकेयी का अनुताप चैप्टर का एक पद्यांश। देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सभाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। मतलब कैकेयी जी जो है ना, उन्होंने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था। अब वो जो है ना श्री राम जी के पास पश्चाताप करने गई हैं अपने पुत्र भरत को लेकर, ठीक है? तो देखो क्या कह रही हैं, मतलब सब कुछ बातचीत हो रहा है। तो कैकेयी जी कह रही हैं, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, यानी कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है रघुकुल की ऐसी रानी पर जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। लेकिन वहां पर श्री राम के पास जो सारी सभा गई थी ना, वो चिल्ला उठी कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने
वो माता तो सौ सौ बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सभाई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। क्योंकि भरत जो है ना वो काफी अच्छे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनको ही अयोध्या का राज्य मिले, वो चाहते थे सारे भाई मिलजुल कर रहे, ठीक है। लेकिन कैकेयी जी ने बिल्कुल गलत किया, महास्वार्थ ने घेर लिया उनको। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाए, मतलब प्रभु श्री राम के साथ पागल होकर वहां पर सभा चिल्लाती है, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। क्योंकि भरत काफी अच्छे थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से समझो। कैकेयी का अनुताप चैप्टर का ये है और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। सिंपल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलो भैया ये भी कर देते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। चलो ये देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। बस इसकी व्याख्या कर दो, अभी मैं बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है ना, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। मतलब कैकेयी जी जो है ना स्वयं से धिक्कारती, वो स्वयं को धिक्कार रही हैं कि मैंने ऐसे अनुचित कर्म क्यों किए। तो देखो यहां पे लिखा है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। ठीक है, बस यही लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। अभी मैं लिखना भी सिखाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन तुम तो धन्य हो क्योंकि तुमने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। 5वां, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। बस हो गया भैया, ऐसे कुछ लिखना है। तो आपको करना क्या है, वही सेम प्रोसेस। पहले निज जन्म डॉट 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 करके लाल की माई ऐसे लिख देंगे, लिखना जरूरी है। देखो ये ऐसे निज जन्म डॉट 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 करके लाल की माई। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, शीर्षक का नाम पवनदूतिका, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे संदर्भ के रूप में। ठीक है, चलो ऐसे लिख देंगे, प्रस्तुत गद्य पद्यांश, यहां पे पद्यांश कर देना। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को लिख देना है संदर्भ। ये हो गए कवि और ये हो गए शीर्षक। ठीक है, 2 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। ये देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करनी है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। बस इसी की व्याख्या करनी है। चलो हम डालेंगे हेडिंग अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। बस यही लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, मतलब आपको अगर पद्यांश में पूरे नंबर लाने हैं तो आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, 4 नंबर कंप्लीट। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो देखो इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी ने ऐसे स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। बस यही लिख दो, 2 नंबर, ये भी फिक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4,
कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं, मतलब श्री राम जी जो हैं कितने महान पुरुष थे आपको पता है। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत क्या कहते हैं वो, तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागे नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। बस 2 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया। मीनिंग आ रहा है तो आप बहुत आसानी से पद्यांश को सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान रखना, बस हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए। चलो 5वां, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी, मतलब सभा जो वहां पे बैठी थी वो प्रभु श्री राम के साथ क्या चिल्ला उठी। तो देखो, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। ठीक है, बस हो गया। यही आपके 5 क्वेश्चन थे, 10 नंबर यहां पर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन मत रखना भैया, पद्यांश पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूं, बस YouTube पे जाना, सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो भैया आप चलते हैं साहित्यिक परिचय पर, हमारा 30 नंबर कंप्लीट हुआ। चलो अगला, अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय, और आज हमने लिया है एक ऐसे महान लेखक का साहित्यिक परिचय जिनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5 नंबर ये आपके फिक्स कराएंगे। मैंने देखा है आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार ये पूछे जाते हैं। 3 आप साहित्यिक परिचय पढ़ देना लेखकों में, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सन अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, या प्रोजी सुंदर रेड्डी या फिर हरिशंकर प्रसाद, किसी एक का पढ़ लेना। 5 नंबर आपका 100% फिक्स है, गारंटी है ये 100% फिक्स। देखो सबसे पहले जीवन परिचय हम लोग लिखेंगे। जब भी किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखो ना, सबसे पहला हेडिंग आप लिखना बच्चों जीवन परिचय, फिर हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे जो कि मेन हेडिंग होगा, और उसके बाद में हम लिखेंगे रचनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीवन परिचय लिखेंगे। आप जीवन परिचय के जगह पर एक संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो, एक बॉक्स बनाकर, वो भी सही है। तो देखो, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। जीवन परिचय में हम लिखते हैं इनका जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु, मतलब इनके जन्म के बारे में पूरी चीजें, शिक्षा दीक्षा ये सब। ठीक है, फिर साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखते हैं, इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कैसी कैसी रचनाएं करते थे, कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सब आप इसमें लिखिएगा। देखो ध्यान से, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब इतनी सारी क्वालिटीज थी इनमें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने महान थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो ये पूरा साहित्यिक परिचय, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो इनको जो जो मिले हैं पुरस्कार वो भी हमने लिख दिया। देखो द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। देखो मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं, कुछ बच्चे होंगे जो किसी और बुक से दूसरा साहित्यिक परिचय याद कर लिए होंगे। देखो भैया हर एक बुक में साहित्यिक परिचय बिल्कुल सही है, सब में सेम नहीं रहता, तो आप वो भी लिख सकते हो। नहीं याद किया है तो इसको उठाकर लिख देना। ठीक है, चल रचनाएं देख लो। देखो 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय का, 2 नंबर रचनाओं का। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पल्ब, कल्पलता। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे भी ये उपन्यास में देखो अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की
की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, ये सब। ठीक है। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। और एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, आप लोग इसमें से पूरी रचना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, निबंध लिख देना, इतिहास लिख देना और उपन्यास लिख देना, बस ये 3 लिख दोगे नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहो। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लो और इसका ले लो। ठीक है। तो ऐसे अगर लिखोगे ना 5 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, 5/5। ठीक है। चलो अब चलते हैं एक कवि का साहित्यिक परिचय देखते हैं। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, मैंने सभी लेखकों, सभी कवियों का साहित्यिक परिचय एक वीडियो में बना रखा है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको सारे लेखक, सारे कवि एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, उसको जाकर जरूर देख लेना। तो कवियों में हम रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ेंगे, 5 नंबर आज कंप्लीट होगा। देखो जीवन परिचय सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई और इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास, चेन्नई में हो गया। ठीक है, बस इतना लिखना आपको जीवन परिचय में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साहित्यिक परिचय देखो बच्चों, मेन हेडिंग, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना आपको लिखना साहित्यिक परिचय में। रचनाएं देख लो, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी बहुत फेमस रचना है। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा। इतना ठीक है। स्मृति तिलक, हारे को हरनाम आदि, ये हेडिंग नहीं है, ये इसी में है। ठीक है। बाल साहित्य में धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, बस इतना। ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया 5 नंबर, ये भी कंप्लीट हो गया। इतना लिख दोगे 5 में 5 पूरे मिलेंगे। कुछ है नहीं, सारे साहित्यिक परिचय मैं एक वीडियो में भी बता चुका हूं। अब हम चलते हैं कहानी पे। देखो बच्चों, कहानी जो है ना, मैं जो कह रहा हूं वही कहानी पढ़ो, काम खत्म। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इन 3 कहानियों को पढ़ लो, लेकिन इनका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ लेना। 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये 110% फिक्स टॉपिक है, ये ध्यान रखना। तो आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। होता क्या है ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। ठीक है। बहादुर एक लड़का है जो कि 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। मतलब एक बहादुर लड़का होता है 12 से 13 साल का नेपाल का ना, जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। और यहाँ पे निर्मला को नौकर की जरूरत होती है, दोनों की मुलाकात होती है और फाइनली होता क्या है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते। पहले बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोर बर्ताव हो जाता है। वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। और इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। जब वो चला गया तो सब ढूंढेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलो, पहले इसका फिर इसका। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया अब पछताने से कुछ नहीं होगा जब वो चला गया। ठीक है, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। बस इतना लिख दो बहादुर कहानी के सारांश में, 5 नंबर कंप्लीट। तो इतना तो हो गया भाई, 45 नंबर हुआ अभी। लेकिन एक मैंने बताया था खंड काव्य। अब देखो खंड काव्य में क्या होता है, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में मुक्तियक, कुछ जिलों में आलोक वृत्त। तो अलग अलग जिले में अलग अलग है मेरे भाई। ठीक है, तो आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अगर आपको खंड काव्य पता है तो भी कर देना, नहीं पता तो भी अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। देखते हैं आप में कौन सा खंड काव्य है। ठीक है, हो गया 50 नंबर हमारा यहां पे फिक्स। देखो 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। ये देखो 50 नंबर कंप्लीट। ठीक है, हो गया। चलो खंड खा पे चलें। तो स्टूडेंट फाइनली आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। आज हम पढ़ रहे थे क्लास 12 हिंदी का पूरा खंड का सिर्फ एक वीडियो में, और फाइनली हमने पढ़ भी लिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं मेरे भाई, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।